स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे क्लीनिंग द माइनिंग इंडस्ट्री, यानी माइनिंग इंडस्ट्री का कचरा जो है उसे कैसे संभालते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हमारा जो असेंडेंसी हुआ, यानी कि हम लोग जानवर से इंसान की तरफ जो आए, इसमें सबसे बड़ा जंप जो था, मतलब कि बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने किया, जो जैसे घर बनाना हो गया, ईंटा बनाना हो गया, यूटेंसिल बनाना हो गया, टूल यूज़ हो गया, बहुत सारा चीज़ गाड़ी खोला था, लेकिन जो हम लोग को पंख दिया वो था पत्थर से मेटल निकाल लेना। ये काफ़ी बड़ा जंप दिया है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। और यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, ये 100% नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक बार आप खुदाई करके निकाल लिए, खत्म, गया, दी एंड, उस कुछ नहीं मिला। बायोफ्यूल नहीं है, फॉसिल फ्यूल भी नहीं है कि उसे मतलब ऑर्गेनिक्स पचा लेंगे एंड में, ये एक बार निकल गया काम खत्म, वापस उसका कुछ नहीं होने वाला है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका बहुत सारे ऐसे भी मिनरल्स हैं जिसका मतलब हाफ लाइफ जो है बहुत लंबा नहीं होता है, यानी कि एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि इवेंचुअली, ये मतलब आज आज की बात नहीं हो रही है, बहुत लंबे टाइम के बाद, लेकिन ये होगा कि इवेंचुअली मिनरल्स खत्म हो जाएँगे। जैसे फॉसिल फ्यूल को आप आराम से बायोफ्यूल से हटा सकते हो, बायोफ्यूल साइकिल करता रहेगा, जब तक सूरज है आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मिनरल्स के साथ वैसा नहीं होगा, यानी कि अगर आप कोयला आज निकाल रहे हैं, कल खत्म हो जाएगा, और आप बोलेंगे नहीं और नीचे जाएँगे, वो एक पॉइंट के बाद खत्म हो ही जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये इंडस्ट्री जो है, पूरा एज़ ए होल देखिएगा, इंसानियत का पॉल्यूशन कंट्रोल का, आप सोच रहे हो, मतलब मेजॉरिटी लोग क्या सोचते हैं पावर प्रोडक्शन का। फॉसिल फ्यूल हम लोग का सबसे ज़्यादा दिखता कहाँ है? पावर प्रोडक्शन में, कि भैया पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोयला का मतलब पावर प्लांट चल रहा है, ऑयल गैस पे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, वो सब दिखता है, तो वो हमें पता है कि बहुत पॉल्यूटर है। लेकिन उससे दादाजी पॉल्यूशन के मामले में है माइनिंग इंडस्ट्री, सबसे बुरा पॉल्यूट करता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब एयर पॉल्यूट करता है, ये लैंड, वाटर सब चीज़ पॉल्यूट करता है। तो ये बहुत बुरा है। और इसे कहा जाता है बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्कोप 1 एंड स्कोप 2 CO2। स्कोप 1 CO2 होता है जो डायरेक्टली आप रिलीज़ कर रहे हो, यानी कि आप गाड़ी चला रहे हो, मतलब पावर प्लांट चला रहे हो, तो आपको दिख रहा है कि ठीक है, आपने मतलब ये लिया और उससे निकल गया CO2, ये आपको दिख रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे स्कोप 1। स्कोप 2 हो गया इनडायरेक्ट वाला, जैसे कि जिसमें आप माइनिंग, सीधा-सीधा माइनिंग समझ लीजिए। और स्कोप 3 होता है जो इनडायरेक्ट, जैसे कि आप कोई मोबाइल खरीद रहे हो, उससे प्रदूषण हो रहा है, आपके दिमाग में नहीं जा रहा, लेकिन हो रहा है उससे भी। वो लेकिन स्कोप 3 में है, बहुत नीचे, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बहुत नीचे आता है। तो स्कोप 1 और स्कोप 2 का इमिशन जो है, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है, काफ़ी भरपुष्ट हाथ जो है, वो माइनिंग का। यानी कि अगर आप बाकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, यानी कि एनर्जी ट्रांज़िशन आप कर देते हैं और इसको नहीं ध्यान देते, तो आप तब भी लटक जाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइनिंग एक सीरियस इंडस्ट्री है, जिसको लोग इग्नोर इसलिए कर रहे थे कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मतलब आइडिया भी आना कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यही बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या करेंगे वो तो आगे की बात है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको मतलब ऑलमोस्ट लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ये है कि अगर आप 1990s के आसपास का ये देखेंगे, एनवायरनमेंटलिस्ट को देखेंगे, तो उसमें काफ़ी था कि माइनिंग रोको, माइनिंग से बहुत प्रॉब्लम, जैसे कि एसिड माइन ड्रेनेज जो है बहुत गंदा नुकसान करता है। तो माइनिंग का काफ़ी लोगों के दिमाग में एक क्लियर परसेप्शन है कि माइनिंग अच्छा बात नहीं है। लेकिन आप देख लोगे आजकल वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? बात है कि उससे बड़ा समस्या आ गया, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री अभी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब दिक्कत ये है कि फॉसिल फ्यूल को हटाने के लिए हम लोगों ने ग्रीन टेक्नोलॉजी बनाया, बहुत अच्छी बात है, बल्ले-बल्ले। लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी आसमान से नहीं गिर रहा है, मतलब आप ऐसे कटोरी रख दो, उसमें सोलर पैनल थोड़े गिर रहा है, आपको बनाना पड़ रहा है। तो वो सब के लिए जितने एलिमेंट्स चाहिए, वो तो आपको माइनिंग करनी पड़ेगी। अब यहीं पे दिक्कत हो गया कि इसका हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हो, जो स्कोप 1 इमिशन है, उसको आप हटाना चाहते हो। क्या हटा सकते हो? आराम से हटा सकते हैं। आज के टाइम में पॉसिबल है, छोटे-छोटे देश पहुँच गए हैं, बड़े-बड़े थोड़ा रेंगते-रेंगते पहुँच ही जाएँगे। आज नहीं तो कल हमें ये करना है और फ़ायदा होगा उसको करने से, ठीक है? तो वो सॉर्टेड है। लेकिन स्कोप 2-3 में क्या करेंगे? तो ये वही वाली बात हो जाती है कि हमारे पास इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, माइनिंग करना ही पड़ेगा। और ये इसी कारण से जो लोग जो हाइड्रोजन के पीछे भागते हैं, मेरा बीपी हाई कर देते हैं। जैसे कि अरे हम सोलर से चला देंगे, इट्स लाइक सर आपको 3 गुना ज़्यादा सोलर बनाना पड़ेगा, उसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी, खर्चा देना पड़ेगा, सब चीज़ करना पड़ेगा। इसीलिए वेस्ट करना ऑप्शन नहीं है। तो और फिर काफ़ी लोग कहेंगे रिसाइकिल क्यों नहीं कर लेते? बात है हमने उतना बनाया ही नहीं है। जैसे कि ये बात एकदम सही है कि रिसाइकिल करके आप काफ़ी हद तक माइनिंग का रिक्वायरमेंट कम कर सकते हैं। वो अस्यूम करता है, यानी वो आप मान के चल रहे हैं कि आपने सॉर्ट कर लिया है, यानी आपको जितना मतलब बैटरीज़ चाहिए थे उतना आपने बना लिया। आपको जितनी ये मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स माइन करने आपने कर लिया, अब वो मार्केट में है, अब उसे आप साइकिल करते हो। वो अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं। तो अभी इस बहुत लंबा स्कोप बचा हुआ है, जहाँ पे इतना हम लोग ये कर सकते हैं कि ठीक है, रिसाइकिल के भरोसे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी काम हो जाए, थोड़ा-सा माइनिंग करना पड़े। अभी हम लोग उससे बहुत दूर हैं।
ये एक दूसरी बात हुई, काफ़ी लोग जो प्लास्टिक टू ऑयल देखते हैं, थोड़ा ढंग से नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि ठीक है भैया, हम प्लास्टिक को अगर तेल में बदल देते हैं, तेल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा। क्योंकि प्लास्टिक क्रूड ऑयल का बाय प्रोडक्ट है और वो बहुत छोटा बाय प्रोडक्ट, मतलब कि 10,000 बैरल खरीदा जा रहा है तो उसमें बहुत थोड़ा प्लास्टिक में बदल रहा है। वो अगर आप वापस 100% इफिशिएंसी में भी कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें फ्यूल में, प्लास्टिक को फ्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं पैरालिसिस करके, तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी भी बहुत सारा खरीदना है। तो वैसे ही समझिए, माइनिंग इंडस्ट्री भी वैसा ही है। हम लोग इसको ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये इतना बड़ा है और इम्पोर्टेंट है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी बार लोग इस जगह का गलत फ़ायदा उठाएँगे, आपको मूर्ख बनाने के लिए। कहेंगे सोलर पैनल से भी पॉल्यूशन होता है, विंड से भी पॉल्यूशन होता है, तो ये सबको क्यों कर रहे हैं? बात है कि ये सब इन कॉन्ट्रास्ट कम होने लगा है। यानी कि शुरू का एकदम बात सही है। अगर आप ये समझिए 1980 का सोलर पैनल देखेंगे, उसमें कितना एनर्जी लग रहा था, कितना पावर निकल रहा था आउटपुट में, बहुत गड़बड़ रेशियो था। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसे ही इम्प्रूव करती है। आपने गाड़ी खोला, क्लास 1 पास किए, फिर क्लास 2 गए, फिर क्लास 10 तक पहुँचे। वैसे ही सोलर पैनल आज के टाइम में जितना कम कार्बन डाइऑक्साइड में एक-एक पैनल बन रहे हैं, उस पैनल का लाइफ स्पैन में, यानी कि लगभग 25 साल में वो जितना बिजली देगा, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है कि उतने कार्बन फुटप्रिंट में उससे ज़्यादा बिजली निकालें, इंक्लूडिंग हाइड्रो डैम। क्यों? हाइड्रो डैम में जो कंक्रीट लगता है ना, वो इतना प्रेम से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है कि डिस्कशन ही नहीं करना है। तो वही वाली बात हो जाती है कि मूर्ख बनाने के लिए आप लोगों को, अरे ऑयली जलाओ ना, जब दोबारा ये विंड टरबाइन बनाने में इतना ये मिनरल्स लगता है। बात सही है, विंड टरबाइन में मिनरल लगता है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं रिलीज करता रहता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा फायदेमंद है। और हाँ, फॉसल फ्यूल भी माइनिंग में ही आता है, क्योंकि मतलब कुछ कुछ जगह पे तो सीधा, जैसे ऑयल सैंड्स, आप गूगल कर सकते हैं, ऑयल सैंड्स होते हैं। तो उसको मतलब ऑलमोस्ट मिट्टी जैसा समझिए, गीला मिट्टी जैसा रहता है, उसको निकाला जाता है, प्रोसेस करते हो ऑयल निकल जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिसाइक्लिंग से अभी हमारा काम नहीं भरने वाला, क्योंकि हमने उतना बनाया, मतलब कि सारी गाड़ी अगर इलेक्ट्रिक होती, तब आप ऐसा देख सकते हो कि रिसाइकिल करते रहो करते रहो करते रहो, काफ़ी हो जाएगा, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको नया खरीदना पड़ेगा। लेकिन वैसा होगा, अभी हम लोग वहाँ से बहुत दूर हैं। और हर चीज़ में ही होता है। इसे बोले, जैसे कि आप बोले ना, हम डैम बना रहे हैं, डैम बहुत बढ़िया है। भैया, डैम के कंक्रीट बनाने में जितना CO2 निकलता है, वो और बायोलॉजिकल डिजास्टर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और न्यूक्लियर का तो जैसे ये लोग को लगता है यूरेनियम बस आसमान से गिर रहा है, मतलब हम हैं और यूरेनियम आ गया, उसकी माइनिंग तो छोड़ ही दीजिए। और वो रेडियो एक्टिव भी डालता है, बाय द वे। मतलब बाकी सारे माइन एसिड माइन ड्रेनेज देते हैं, रेडियो एक्टिव वाले में हम रेडियो एक्टिव भी दे देते हैं एक्स्ट्रा। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि माइनिंग है, माइनिंग से साइड इफेक्ट है। हमें काम करना है कि उसे जितना हार्मलेस बना सके उतना करना है। हार्मलेस का ये मतलब नहीं होगा कि उससे कोई कुछ होगा ही नहीं, बस कम कर देंगे। मतलब कि समझिए, जैसे आप जिंदा होते हैं तो गारंटीड एक ही चीज़ होती है, आप टपकने वाले हो। कब टपकोगे भाई? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उसे डिले करने का, कि भैया आज कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आज ना टपके, उसे 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद वो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ माइनिंग में भी वही करना है। क्या है, माइनिंग का पूरा कार्बन फुटप्रिंट जीरो कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या उसे घटाया जा सकता है? आराम से। हमें इस पे ही काम करना है कि भैया फुटप्रिंट जो है, इतना बड़ा फुटप्रिंट, जैसे बोले सोलर पैनल का पहले इतना था, अब घटा घटा के इतना हो गया। हमें माइनिंग के साथ भी वही करना है। इग्नोर नहीं करना है कि अरे भैया, मतलब सब लोग पावर प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, क्योंकि वो स्कोप 1 है, हमें दिख रहा है। लेकिन भैया, उसका सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग तो हमें दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो माइनिंग से हो रहा है। तो माइनिंग को भी हमें संभालना है, पृथ्वी के लिए भी और अपने लिए भी। जैसे बोल रहे हैं ना कि काफ़ी बार हमको नीचे लोग कमेंट में लिखे कि सर, इंडिया में क्यों मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, उससे बढ़िया कि चाइना में करें, चाइना एसिड माइन ड्रेनेज होगा। इसलिए पहली बात तो सर, दो तरफा नुकसान है। पहला, प्लेनेट तो एक ही है ना। दूसरी बात, वो आपका कंट्रोल भी रख लेंगे, क्योंकि भैया आपके पास तो टेक्नोलॉजी ही नहीं, आप करो। तो एंड में हमें अपने लिए, ये जो कांगो का जो माइनिंग हो रहा है, जिससे बहुत तबाही मच रही है, लाइफ मतलब ऑलमोस्ट मिजरी वाला सिचुएशन है, वो सबको भी संभालना ही पड़ेगा। मतलब हम लोग हैं एक ही नैया में, जैसे कहते हैं पृथ्वी, इस नैया को संभालना ही पड़ेगा। तो कॉन्टेस्ट है। और इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत रिस्पेक्ट है, ओपनली बोलता है कि बहुत सारे जो इन्वायरमेंटिस्ट है ना, ये कर दो वो कर दो, वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने में कितना तांडव लगता है। वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ओके नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो कतई नहीं है। और बाय द वे, बहुत सारा जो माइनिंग करते हैं उससे मीथेन भी रिलीज होता है, बहुत सारा मीथेन ट्रैप है जमीन में। आप खोद खोद के निकाल रहे हो, जो भी बायोलॉजिकल मटेरियल सड़ा है वहाँ, स्वाहा। तो समझना बहुत ज़रूरी है, पैराडॉक्स है, हमें माइनिंग करना भी है और उसका जितना भी फुटप्रिंट है उसे कम से कम करने की पूरी कोशिश करनी है, मतलब दबा के कोशिश करना है कि भैया इससे कम नुकसान हो। तो ये बहुत बहुत फचांग है। और बात सही है, जहाँ पे भी कोई बोले, इलेक्ट्रिक गाड़ी में बहुत प्रदूषण होता है, बात सही है, लेकिन तो हम लोग क्यों बना रहे हैं? बात है कि वो अभी मार्क 1 टेक्नोलॉजी है, मार्क 2 पहुंचेगा, मार्क 3 पहुंचेगा, तब तक उसका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। दूसरी बात, CO2 के मामले में वो बहुत बेटर है कंपेयर टू आपका इससे पेट्रोल गाड़ी से, क्योंकि पेट्रोल बनाने में, पेट्रोल गाड़ी में कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ मेटल है, ज़्यादा फचांग नहीं है। लेकिन उसमें इतना वो फ्यूल खाता है, मतलब कहा जाता है 13-14 टन खा जाता है फ्यूल। CO2 जितना निकलता है वो तो
काफ़ी होता ही है। ओह! 13-14 टन, 1000 टन है, सॉरी 13-14 हज़ार टन, मतलब अभी तो बहुत कम हो गया नंबर। बात वही है, बहुत प्रदूषण होता है, इसलिए। तो अब बात करते हैं माइनिंग का सबसे पहला स्टेप, एक्सट्रैक्शन, ठीक है? तो मतलब बेसिकली आपको जो चाहिए, उसे निकालने में एनर्जी लगता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर जगह, हर चीज़ में हर चीज़ मिलेगा, ठीक है? आपको पीरियोडिक टेबल जो है ऑलमोस्ट उसका हर मटेरियल हर जगह मिल जाएगा, तो भैया हर जगह माइनिंग क्यों नहीं करते? बात है कॉन्सन्ट्रेशन पे हम लोग ध्यान देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। कहने को समुद्र का पानी में सोना है और वो बात साइंटिफिकली सच है, आप निकाल भी सकते हैं, बस वो सोने में जितना मतलब सोने का जो मार्केट रेट है, उससे ज़्यादा लग जाएगा निकालने में, इसीलिए कोई करता नहीं है। है हर चीज़ हर जगह पे, ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ना कि इंडिया में नियोडीनियम नहीं है, बस इतना कॉन्सन्ट्रेशन नहीं है कि उसे निकालें उसका कोई फ़ायदा हो। हमारे पास थोरियम है, तो ऐसा नहीं है ना कि अमेरिका के पास थोरियम नहीं है, उनका बस निकालने में ज़्यादा खर्चा होगा, हमारे से मंगवा लेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ हर जगह पे, लेकिन निकालने के लिए एनर्जी लगता है, ठीक है? और हर मतलब खूब सारे स्टेप्स में लगेगा, कैसा? जैसे सबसे पहले जनरली ड्रिलिंग की जाती है, उसके बाद बूम किया जाता है। तो ड्रिलिंग करके उसमें हम लोग बूम डालते हैं, फिर बूम करते हैं, फिर एक्सकवेशन होता है, यानी खोदते हैं उसको, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसे-ऐसे ट्रक में डाल के करते हैं। तो यही सब स्टेप्स में, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है ना, जैसे कि आप नहीं देख रहे हो कि कैसे आपका जो गाड़ी है उसका स्टील कहाँ से आया, ये सारे स्टेप्स हुए हैं उसमें। उसमें ड्रिलिंग किया गया दबा के, उसमें बूम किया गया, बूम करने के बाद एक्सकवेट किया गया, एक्सकवेट करने के बाद ट्रांसपोर्ट किया गया, उसके बाद क्रशिंग-वशिंग वो सब और भी आता है। तो बहुत चीज़ लगता है। थैंकफुली एक अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारा चीज़ रिन्यूएबल से किया जा सकता है। ऐसा क्यों? आप यहाँ पे समझिए कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो लार्ज बैटरी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी अब ऑलमोस्ट हो गया है। ये हिताची का डंप ट्रक है। डंप ट्रक स्टार्ट्स होते हैं मतलब 200 टन के आसपास में और 600 टन तक जाते हैं। तो ऐसा आप देख सकते हैं, ये सब काफ़ी भरपुष्ट वजन है और इनका कैटेनरी सिस्टम से कर रहे हैं, क्योंकि मतलब ये सब डंप ट्रक 24/7 चलता है। तो उनको था कि मतलब चलते हुए ही चार्ज करना है, तो वो जुगाड़ कर रहे हैं। ये टेस्टिंग में है अभी। मतलब 1 महीना पहले ही इन्होंने ये लॉन्च किया, मैंने नीचे वीडियो दे दिया है। और उससे पहले भी देखा, जहाँ ओपन पिट माइनिंग होती है, वहाँ पे ये इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा मशीन। इसमें कोई भी जनरेटर नहीं है, इसमें तेल नहीं लगता, इसमें सीधा कोल पावर प्लांट से ये डाल दिया जाता है, बिजली लाइन डाला जाता है। मतलब 16-17 मेगावाट खा जाता है ये सब। तो थैंकफुली आप देख रहे हो कि अगर ये मेगावाट पे चल रहा है, तो मेगावाट फ़र्क नहीं पड़ता ना कि कोल पावर प्लांट से आ रहा है, कि विंड फार्म से आ रहा है, कि सोलर से आ रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये पॉसिबल है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारा पॉसिबल है। बूम करने के लिए जो हम लोग बूम करते हैं, उसमें थोड़ा-सा बेस्ट मेरे को समझ में आ रहा है कि भैया पानी लो, पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करो, उसे कंडेंस कर दो, यानी कि उसे लिक्विफ़ाई करो, फिर उसे डाल दो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बूम बहुत पावरफुल होता है, तो मेबी वो कर सकते हैं, बट उतना अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग भाई, हमारे पास बहुत सारा प्लास्टिक है, आरडीएक्स है, बहुत सारा बूम बम में है, तो अभी उसका टेंशन नहीं, लेकिन किया जा सकता है। फचांग है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, फचांग है, क्योंकि उसमें दूसरा ये बात होती है कि हाई एक्सप्लोसिव्स बनाना हम बोलना नहीं चाह रहे यूट्यूब पे। बनाना बहुत आसान है, लेकिन उससे केमिकल साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं प्रदूषण के मामले में, तो लोग हताश हो रहे हैं, लेकिन सॉल्व करना वो फचांग वाला है, इम्पॉसिबल नहीं है, फचांग है, अभी किसी के पास सीधा रास्ता नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन वो है, जैसे कि ये सब बोल रहे हैं कि इसको बनाया गया था 1980s में, तो भैया इसको क्यों बिजली पे चला रहे थे, डीजल से क्यों नहीं चलाए? प्रॉफिटेबल था इलेक्ट्रिसिटी से चलाना। तो सेम समझना वही जरूरी है कि हिटाची ये सब ट्रक पे क्यों मेहनत कर रहा है। हिटाची हैवी इंडस्ट्री जो है, उनका है कि भैया तेल का दाम जिस स्पीड से भाग रहा है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में लाते हैं, एक पॉइंट होगा, मतलब आपको वो पॉइंट आने से पहले करना है कि ठीक है हम अभी से कर रहे हैं, तो इनके पास होगा कि सर हमारा माइनिंग इंडस्ट्री में जो इतना फचांग पड़ रहा है, उसमें जो डंप ट्रक्स लग रहे हैं, वो अकेले ट्रक्स का ये सब का टंकी जो है, मतलब फ्यूल टैंक्स है, वो लीटर में नहीं नापा जाता, गैलन्स में नापना पड़ता है, वो भी कई 100 गैलन्स तक होते हैं। आप लोग लिख दो, किसी मॉडल का लिखना है तो लिख दीजिए कितना लगता है। तो वहाँ है कि हमारा पता है कि तेल का दाम भागेगा ही, हमेशा भागता है, कम हो, ज़्यादा हो, कम ज़्यादा पर हमारे लिए नहीं होता, हमेशा उसका दाम ऊपर ही भागता है। बस ये होता है कि इस साल दाम नहीं बढ़ा, अगले साल डबल बढ़ गया। तो इनको पता है, और ये सब इक्विपमेंट लॉन्ग लाइफ स्पैन वाला होता है, मतलब कि आराम से 10 साल, 20 साल मिनिमम। तो अगर इसे वो इलेक्ट्रिक से करने लगते हैं, तो उनका फ़ायदा हो जाता है कि ठीक है, इलेक्ट्रिक का दाम फिक्स है, हम सोलर से उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल सकते हैं। भले ही आपका कोल पावर प्लांट हो, लेकिन आप ये कर सकते हो कि भैया दिन में कोल पावर प्लांट लोड उतना नहीं ले रहा, दिन में कोल नहीं खा रहा, दिन में सोलर कर रहा है। आप विंड लगा सकते हो। विंड, सोलर मतलब मिल के थोड़ा-सा हेल्प करके, कोयला अभी भी आप डालो, कोयला डालो, डीज़ल ही पावर प्लांट लगा दो। लेकिन वो सब मिल बाँट के करने से आपका जो टोटल कंज़म्पशन है, टोटल खर्चा है, वो घट जाएगा, और हर कोई ये करना चाहता है, खर्चा कम करना चाहता है। तो जैसे इस तरह की माइनिंग मशीन्स आप कर रहे हैं, जैसे ओपन पिट डिगर कहते हैं, ये सब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और इसे आप सोलर से चलाते हो, विंड से चलाते हो, मतलब कि रिन्यूएबल ग्रिड से चलाते हो, तो सस्ता पड़ने लगता है और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है, प्लस प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो लोग खुद करेंगे, बोला लोग खुद खुद उस पे मेहनत करेंगे।
तो एक्सट्रैक्शन में थैंकफुली हम लोग काफ़ी अच्छा, मतलब ड्रिलिंग तो भैया उसका टेंशन ही नहीं लेना है, एक्सकेवेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट सब चीज़ सॉर्टेड है। ये अभी तो मैंने सिर्फ एक ही ट्रक कंपनी देखी, लेकिन 2-3 अगर ये थोड़ा-सा भी सक्सेस हुआ, हम गारंटी दे सकते हैं 3-4 महीने के अंदर चाइनीज़ कंपनीज़ आ जाएँगी, सर हमारे पास भी है। क्योंकि मतलब लॉजिकल सेंस बनता है। एक कंपनी को मैंने देखा है वीड फूँकते हुए कि सर इसको हम हाइड्रोजन से करेंगे। इट्स लाइक जितना प्रॉफिट होगा नहीं तुम्हें ये तेल से इलेक्ट्रिसिटी मैंने वो सारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा बिजली खाने लगेगा। इसीलिए राउंड ट्रिप एफिशिएंसी मायने रखता है। और इनके पास तो ये भी फ़ायदा है कि भैया ये जो माइन में जाते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग कर लेंगे, और ट्रक सब काफ़ी भारी होता है। तो एक्सट्रैक्शन वाले स्टेप्स में हमारा प्रोग्रेस मतलब हमें दिख रहा है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, और काफ़ी सारी इंडस्ट्री जोर लगा रही है। अब आता है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग जो है यहाँ पे 2 चीज़ लगता है। अब मैं एकदम क्लियर कर देना चाहूँ, हर चीज़ का कोई ना कोई जुगाड़ है, लेकिन इकोनॉमिकली करना, मैं इसे बोलता फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। तो वो समझिए कि केमिकल्स बहुत लगते हैं, उस केमिकल्स को बनाने में बहुत केमिकल लग जाता है, उसको बनाने में बहुत बिजली लग जाता है, तो उसको करने में बहुत ज़्यादा इमिशन होता है। तो केमिकल्स तो काफ़ी लगता है, और उसके बाद केमिकल्स उतना बड़ा समस्या नहीं है, पावर दबा के लगता है। मतलब कि पावर जो है दबा के लगता है। मेगावाट में यहाँ बात नहीं होता है, यहाँ गीगावाट में लगता है। मतलब अगर आप देश का देखेंगे कितना मेगावाट में स्टील प्लांट जा रहा है, बोले सर गीगावाट्स है। मतलब एक स्टील प्लांट उतना नहीं खाता है, एकदम मैं क्लियर कर, जब तक कोई बहुत बड़ा पागल जैसा नहीं हो, चाइना में 1-2 ठो है, लेकिन जनरली बहुत बिजली खाता है। और यहाँ पे समझिए क्या चाहिए इनको, इनको चाहिए हाई टेम्परेचर। मतलब बहुत सारी और इंडस्ट्री भी है, जैसे कि आपका दूध वाली इंडस्ट्री हो जाए, दवाई वाली इंडस्ट्री, इंडिया में फार्मास्यूटिकल दबा के हैं, तो वो सबको भी एनर्जी चाहिए, लेकिन उतना फचांग नहीं है। इनको चाहिए हाई टेम्परेचर और 24/7। इनके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे जो भी आप फर्नेस देखते हैं ना, उसका ऑपरेशन फिक्स रहता है। जैसे कि ग्लास फर्नेस रहते हैं कुछ कुछ तरीके से, जिसमें कंटिन्यूअसली मटेरियल जा रहा है, दूसरी तरफ से मटेरियल निकल रहा है, वो सब बंद नहीं हो सकता। मतलब ऑब्वियसली बंद हो सकता है, बिजली काट दो बंद हो जाएगा, लेकिन वो कर नहीं सकते, वो डैमेज हो जाता है। तो उसका शट डाउन बहुत प्लानिंग करके करना पड़ता है। तो ये नहीं कह सकते कि दिन में चालू करो रात में बंद कर दो, वो नहीं हो सकता। उनको 24/7 चाहिए। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई चाहिए, मतलब बहुत टेम्परेचर, यानी ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस, या इक्का-दुक्का सिस्टम है जहाँ उससे भी आगे चले जाते हैं, और 24/7 चाहिए। इनके पास ऑप्शन नहीं है इंटरमिटेंट का। मतलब स्टील प्लांट अगर जो बना है, चालू हुआ तो चलता ही रहेगा, और वो उसे बंद किया जाए, मतलब प्लान रहेगा कि सर जैसे मान लीजिए कुछ-कुछ केसेस में सीज़नल रहता है कि इस सीज़न में हम इसे चालू करेंगे, सीज़न खत्म होगा बंद कर देंगे। लेकिन ये नहीं रहता कि आज ऑन किए, आज शाम को ऑफ कर दिए, वो सब नहीं है। और हम लोग इसको थैंकफुली स्लोली इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं लो टेम्परेचर वाले में, यानी कि बहुत जगह पे कोई मटेरियल उसे ड्राई करना रहता है, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं। जैसे मेरा यहाँ एसी अभी एज ए हीटर चल रहा है, हीट पंप जिसे कहते हैं, वो हीट पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? पैसा बचता है। इलेक्ट्रिकली करते हैं, वो हो जाता है आपका, इलेक्ट्रिकली करने में आपको पैसा देना पड़ता है, उससे कम लगता है। गैस खरीदते हैं, गैस में दिक्कत ये होता है कि सब कंपनी को अब दिख रहा है कि सर गैस हम आज भले हिसाब लगा लेते हैं कि सर देखो मेरा हीट पंप से ज़्यादा सस्ता गैस पड़ रहा है, लेकिन उनको पता है भैया 2 साल के अंदर गैस का दाम बढ़ेगा, जीएसटी बढ़ेगा, इसमें हमारी वाट लग जाएगी। तो भैया शांति से कंपनीज खुद ब खुद भैया हीट पंप में आ जाते हैं, हीट पंप में आ जाते हैं। तो वो लोअर कॉस्ट के लिए कर रहे हो, और यही आप हमेशा ये चाहोगे ना कि लोग का प्रॉफिट हो। अगर आप लोगों का सॉर्ट कर देते कि सर आप रिन्यूएबल करो, आपका प्रॉफिट होगा, आप पृथ्वी को बेचो भी मत। मैं हमेशा बोल देता हूँ, कभी आप किसी को सेल मत कीजिए कि प्लैनेट का बचेगा, हमेशा सेल कीजिए भैया आपका पॉकेट बचेगा, 5 मिनट में ट्रांजेक्शन हो जाएगा। वो लोग करने लगे हैं खुद से। यहाँ पे भी इस इंडस्ट्री में, मतलब जहाँ पे लो टेम्परेचर है, हर कंपनी नहीं कर रही, बहुत सारी कंपनी का मतलब रनिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है कि उतना रिस्क ले, काफ़ी जिनका है वो सब लेने लगे हैं, लेकिन गाड़ी खुल गई है। अब रहा बात की, ये सब तो लो टेम्परेचर का बात की, यानी 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे का। अब जहाँ बात करते हैं कि हाई टेम्परेचर, यानी कि 1500 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर, जैसे सीमेंट का क्लिंकर्स बनाने में होता है, और स्टील का होता है, एल्युमिनियम में होता है, और उसमें बहुत सारे और सिरामिक्स का कुछ-कुछ है, उसका टेम्परेचर सुन के ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो सब कैसे करें? अब यहाँ पे ट्रिक ये लगाया जा रहा है कि बिजली लो, बिजली आपके पास है, मान के चल रहे हैं कि आप रिन्यूएबल ग्रिड लगा दिए हैं, आपके पास बिजली है, ठीक है, बल्ले-बल्ले। तो उस बिजली को वैसा गर्मी में कैसे बदलें? और ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जगह पे फॉसिल फ्यूल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि सीमेंट का क्लिंकर देखना, एक ट्यूब देखते हैं जो घूमता रहता है, उसके अंदर एक फ्लेम है। वो अंदर, मतलब वो जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक फ्यूल फायर है, जो उसको गर्म कर रहा है। उसको इजीली बिजली से बदलने का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मतलब कंपनीज़ ने ट्राई किया है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आप कहीं जाके, जैसे राजस्थान में मैं काफ़ी सारे सीमेंट प्लांट के पास से गुजरा हूँ, तो उसमें ऑप्शन नहीं है कि यार सब वो यूज़ कर रहे हैं। है ही नहीं, खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि अभी वो उतना ये कंफर्टेबली नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक हीटर आपको बोलता है 700 डिग्री सेल्सियस तक का कोई टेंशन नहीं है, टेक इट एंड गो है। लेकिन अब जहाँ 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगेंगे,
अब बोलेंगे 1500 से ज़्यादा ज़रूरत है, बात ये समझिए कि भले आपको क्लिंकर मान लीजिए सिर्फ आपको 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 1000 का अगर आपका हीटर रहेगा तो क्लिंकर में 1000 नहीं जाएगा। ये हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में जाता है, मतलब जहाँ हाई एनर्जी सोर्स है तो हमेशा जैसे, इसीलिए आपका सोल्डरिंग मेल्ट होता है, सोल्डरिंग जो मेल्ट होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस के अंदर मेल्ट होता है। तो आयरन में 400 डिग्री सेल्सियस क्यों चाहिए? ताकि एनर्जी फ्लो हो सके। तो सेम वही होता है कि आपको तो बहुत गर्म देना पड़ेगा, और बिजली वाला जहाँ 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगता है वो बोल जाता है। तो वही हम लोग मेटल कैसे पिघलाते हैं? आर्क फर्नेस से, मतलब 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं और उसमें आर्किंग होती है, आर्किंग पिघलाता है। वो इलेक्ट्रोड्स उतने गर्म नहीं होते हैं, आर्किंग पिघलाता है उसको। और बहुत और केसेस में इंडक्टिवली करते हैं, जिसमें कोई चीज़ छू नहीं रहा है, वो मैग्नेटिकली एनर्जी डंप कर दे रहे हैं, वो उतना पिघल जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आप टेम्परेचर बढ़ाने लग जाते हैं, दिक्कत हो जाता है। और सस्ते में भी करना है, क्योंकि इसी पे पूरी देश चल रही है। अगर आपका माइनिंग इंडस्ट्री महंगा हो गया, आपका देश भूखे मर जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। माइनिंग का जो पूरा प्रोसेस है, स्टील, कंक्रीट, ये सारे हैं, ये सब सस्ता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे भैया ये सब सस्ता में और इतना ज़्यादा टेम्परेचर के साथ? तो यहाँ पे एक रास्ता हमें दिख रहा है ताज़ा-ताज़ा, वो है हाई टेम्परेचर एंड थर्मल एनर्जी स्टोरेज। यानी कि बिजली को गर्मी में बदलो, काम खत्म। उस गर्मी को सीधा यूज़, उसे दोबारा कन्वर्ट ही नहीं करना है। और कन्वर्शन का जितना स्टेप्स आप हटाएँगे, आपकी एफिशिएंसी उतनी बढ़ जाएगी। यानी कि ये नहीं होगा सर मैंने ये स्टेप में किया, जैसे वो हाइड्रोजन वाला नौटंकी, कि सर हम ये किए और पता चला 3 गुना ज़्यादा आपको एनर्जी डालना पड़ रहा है। एफिशिएंसी बढ़िया रहेगा। हाइड्रोजन पे भी काफ़ी लोगों ने सोचा कि अच्छा क्यों ना हाइड्रोजन फ्लेम कर दें। बाद में समझ में आया कि हाइड्रोजन का पूरा थर्मल बिहेवियर अलग है, और दूसरी बात हाइड्रोजन मेटल्स को ले लेता है। आप समझिए कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा आप वाटर वेपर बना रहे हैं अंदर में, हाई टेम्परेचर वाटर वेपर। इतना रस्ट का, और रहा बात हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स को पसंद एकदम नहीं करता, वो आर पार चला जाता है, इम्ब्रिटलमेंट कर देता है। तो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैक कर जाएगा अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन डाल दिया उसमें। तो इसीलिए कुछ अलग सोचना है। तो उसमें सबसे लॉजिकल मुझे दिखा है ये वाला अप्रोच कि ग्राफाइट को हीट करो। तो ऐसा क्यों करें? ग्राफाइट 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रह सकता है। ऑब्वियसली उसे हवा में नहीं रखना है, उसे आपको इनर्ट एनवायरनमेंट रखना है, चाहे वो हीलियम हो, चाहे आपका ये नाइट्रोजन हो, इनर्ट एनवायरनमेंट में रहे। और उसमें आप गर्मी डालो दबा के, बिजली का मतलब दिन में सोलर है दबा के डालो, विंड आ रहा है शाम को दबा के डालो, और उससे एनर्जी निकालो जो आपका प्रोसेस है। और चूंकि वो इतना हाई टेम्परेचर तक जा सकता है, वो एक्चुअली ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री को संभाल लेगा। एक दो इंडस्ट्री तभी बची रहेगी, लेकिन वो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी का कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकता है। और उसमें ये फायदा है कि आप एनर्जी स्टोरेज के लिए कुछ खजान नहीं करोगे, हम बैटरी ले रहे हैं, आपका भैया सोलर फार्म लगा दिए सर, बैटरी बैंक नहीं सर, मतलब छोटा सा बैटरी रख दो ताकि आपका जो लाइटिंग वोटिंग है वो सब चलता रहे 24 घंटा। लेकिन वो जा रहा है थर्मल स्टोरेज में, यानी कि ग्राफाइट ब्लॉक में, और ग्राफाइट ब्लॉक से आप थोड़ा सा निकाल रहे हो जो 24/7 आपको टेम्परेचर दे रहा है। तो ये एक ऑप्शन है प्रोसेसिंग वाले में, कि क्योंकि बोला टेम्परेचर बहुत हाई है, आपको 100 डिग्री आज के टाइम में बोले हीट पंप इसी का बड़ा भाई अगर लगा दिया जाए तो काम हो जाएगा। अब बोलेंगे उसको हीट पंप क्यों करें? क्योंकि अगर अच्छा सा बनाया जाता है हीट पंप 2x 3x से लेकर 5x तक इफिशिएंट चला जाता है। 5x इफिशिएंसी का मतलब हो रहा है कि आप 1 मेगावाट का बिजली डाल रहे हो, 5 मेगावाट का गर्मी निकाल रहे हो खींच के बाहर से। तो इसीलिए लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रोसेसिंग में भी ऑप्शंस हमें दिखने लगा है। अब बात करते हैं सारी चीज़ के पीछे थोड़ा विजडम लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये समझिए यहाँ पे अमीर देशों को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो अमीर देश कर रहे हैं ना वो बड़ा स्मार्टली लोगों को चूना लगा रहे हैं। जैसे कि यूरोप हो जाए, अमेरिका हो जाए, एक काम करो जैसे कि यूरोप का है कि भैया हमारा हवा से बहुत साफ है, क्योंकि भैया सारे डस्टबिन तो आपने चाइना में भेज दिया है, चाइना का तो हवा कचरा बना पड़ा है। और भैया हमारा रिसाइकलिंग होता है, सर रिसाइकलिंग कबाड़ तो आप इंडिया में भेज देते हो, भैया दिल्ली में रिसाइकिल हो रहा है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब जो खुद करेंगे, माइनिंग खासतौर पे, जैसे कि अफ्रीका में माइनिंग हो रहा है, कौन देख रहा है? आप बस ट्रेन में आपका मतलब सामान आ रहा है, और वो ट्रेन में कहाँ से आ रहा है? वो शिप में आ रहा है। आप देख नहीं रहे हो कि माइनिंग एक्चुअली कैसा हो। जैसे कि चाइना से हम लोग बहुत चीज़ खरीद लेते हैं, ये चाइना की रिवर्स है, पूरा एसिड माइन बन चुका है, ये खत्म खत्म स्वाहा। एक जगह बीजिंग यहाँ पे है आपका, शिंगबा वाला एरिया है, वो जगह पे बहुत बहुत गंदा नुकसान हुआ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि यूरोप में पोल्यूशन नहीं है, वो बस पोल्यूशन को दूर कर दिया। जैसे कि अमेरिका में कपड़ा से पोल्यूशन नहीं हो रहा, वो बस बांग्लादेश में कर दिया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो अमीर देशों को ये करना है, सर हम खुद करते हैं। जैसे कि अगर अमेरिका खुद में माइनिंग करना शुरू करता है, क्या वो कर सकता है? आराम से कर सकता है। क्या वो साफ कर सकता है? हाँ, लेकिन उसको अब डेवलप करना पड़ेगा कि ठीक है हम डेवलप करते हैं। ये जो हम लोग मतलब खिसका दे रहे हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड करते हैं ना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं। और इंडिया में भी मैं कहूँगा, और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप एक पूरी इंडस्ट्री बना पाओगे। जैसे कि इंडिया में हुआ कि पानी पे ये करो लेकिन कपड़ा यहीं बनाओ। तो हम लोग को पानी को सॉल्व करने के लिए अलग-अलग कंपनीज़ बनी। जैसे मैंने एक ठो कवर किया था इंदिरा वाटर्स, कि भैया डेनिम की कंपनी है, डेनिम को भैया हमारा पानी में बहुत कचरा आता है, वो क्या करें? तो वो इंदिरा वाटर्स ने एक कंपनी बन गई कि सर यहाँ इंडिया में इतने सारे कपड़ा वाले फैक्ट्री हैं, उनका पानी कचरा रहता है, वो नहीं डालना चाहोगे आप पानी में वापस, हम फ़िल्टर कर देते हैं।
पानी भी उनका रिसाइकिल हो जाएगा, आपको प्रदूषण भी नहीं होगा। ये आप चाहोगे, मतलब अगर आप कंट्री को ग्रो कराना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, पहली बात दूसरे पर कंट्रोल नहीं है, और आप नौकरीज बनाओगे, नई सारी नौकरी बनेगी, नई टेक्नोलॉजीज बनेगी, तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहता है। नज़र से दूर कर दो और एकाएक जब आपको खुद करना पड़ेगा, अरे हमें पता ही नहीं करें कैसे, तो ये एक मतलब अमीर देश इस पे डाल सकते हैं। और इंडिया अगर मतलब नौकरी चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये करना पड़ेगा। ये हमें बहुत ऑप्शन देता है, पानी का फिल्टरिंग का टेक्नोलॉजीज हो जाए, चाहे बहुत सारा और भी ऑप्शंस हैं जो कर सकते हैं, जिससे काफ़ी फायदा होगा, तरक्की होगी। फिर ये समझिए हार्ड प्रॉब्लम है सॉल्व करना, ये एकदम मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसीलिए एकदम एक एक चीज़ के पीछे नहीं घुस रहा हूँ, तो सही में फचांग है, बहुत मुश्किल है, तो इसको समय लगेगा। तो जैसे आप टाइमलाइन दे सकते हो गाड़ी उड़ी को इलेक्ट्रीफाई करने का, ये सब करने का कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपको बात हो जाए माइनिंग को क्लीन करने का, उसमें टाइम लगेगा। तो उसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, कामली रखना है, क्योंकि वो सही में फजांग वाला चीज़ है, समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीप एंड अबंडेंट पावर चाहिए। इसका सीधा मतलब है न्यूक्लियर नहीं लगा सकते, न्यूक्लियर कभी सस्ता नहीं होगा, और आपको प्रूफ चाहिए। हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का दाम देखिए वो कितना ओवररन हुआ है, हर एक का, एक दो की बात नहीं करें, हर एक का। इंडिया में जो थोरियम वाला बन रहा है उसका कितना 3,000 करोड़ ओवर बजट चला है वो, और उससे 500 मेगावाट का प्लांट अब बन रहा है। बिहाइंड कितना शेड्यूल है वो तो गिनना भी नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि सस्ता होना चाहिए, अगर सस्ता नहीं होगा तो मिनरल सस्ते नहीं होंगे, मिनरल सस्ते नहीं होंगे, ये सब आप नहीं खरीद पाओगे। तो ये समझना बहुत जरूरी, चीप एंड अबंडेंट यानी बम बम पावर हो और सस्ता हो। तो वो सब करने के लिए करेंगे कैसे, ठीक है, मतलब कि ठीक है हमने बोल दिया कि अगर आप एनर्जी दे देते हो बढ़िया से 24/7 दे देते हो, रिन्यूएबल दे देते हो और सस्ता देते हो तो हो जाएगा। कैसे होगा, उसको करने के लिए हमें इंडिया में 3-4 चीज़ लगाना है। जैसे सोलर, इंडिया गाड़ी उसमें अच्छी खोल दिया है, ठीक है। विंड, हम लोग घोड़ा बेच के सोए हुए हैं, ये अभी तक हमारे से नहीं शुरू हुआ है, पता नहीं कब होगा, लेकिन ये ज़रूरी है। और हमारे पास इतना सारा बॉर्डर है भाई, ओशन बॉर्डर से दबा के विंड चलती है, वहाँ पे दबा के निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग घोड़ा, सोलर में इंडिया बम बम, विंड में बह गया भैया, पवन देव का कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे। तो सोलर, विंड। दूसरा पम्प्ड हाइड्रो, जो बोल रहे हैं डिस्चार्जिंग के टाइम में आपको इनर्शिया मिल जाएगा। फिर दूसरा होता है कि चार्जिंग के टाइम में कहाँ से आएगा इनर्शिया, वो आपका आएगा E2S से, मैंने उस पर भी डिटेल वीडियो बना दिया। बायोगैस, ये कुछ कुछ जगह पे बायोगैस ही डायरेक्ट काम कर सकता है कि सर हमारा पूरा प्लांट बना हुआ है, इंडिया में 1 अरब लोग लूज मोशन कर रहे हैं, उतना आप कलेक्ट कर लो, बम बम है पूरी इंडस्ट्री। सर यहाँ मीथेन फ्री में मिलता है, टेंशन आप मत लो, वो कर सकते हैं। फिर बिजली कैसे इधर ट्रांसपोर्ट करोगे, HVDC, हाई वोल्टेज डायरेक्ट है। इस मामले में इंडिया चाइना थोड़ा अच्छा चल रहा है, हम लोग बस विंड छोड़े हुए हैं। चाइना विंड भी पकड़ लिया है, मतलब चाइना भी सोलर पकड़ा है, चाइना भी हाई वोल्टेज डीसी पकड़ा है, हम लोग भी हाई वोल्टेज डीसी पकड़े हुए हैं, लेकिन चाइना विंड पकड़ लिया है, हमारे लिए लेगा वो। तो हमें विंड को संभालना है और न्यूक्लियर को त्यागना होगा। न्यूक्लियर को एज ए वेपन्स टेक्नोलॉजी, सर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है, सबमरीन्स बनाना है, उसके लिए चाहिए न्यूक्लियर, बल्ले बल्ले, जहाँ पे ROI नहीं दिखाना रहता है। अगर वो उसको आप बिजली ग्रिड में डालेंगे, फिर बोलोगे पनीर 2,000 रुपया किलो हो गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है, हमें विजडम से काम लेना पड़ेगा। इसको मतलब ये बोल रहे हैं, बहुत लोग भागने की कोशिश करेंगे कि एक काम करो ना, उसको बांग्लादेश में भेज दो या वियतनाम में भेज दो। भैया आप तरक्की चाहते हो तो खुद मेहनत करना पड़ेगा, और पॉसिबल है। मैं एकदम क्लियर था, साइंस एकदम हमें क्लियर दिखा चुका है कि रास्ता है, पटरी है, उसमें बस ट्रेन चलाना है। और जो लोग भागने पे हैं बोल रहे हैं कि आज ये कर लो, कल को मान लीजिए चाइना में वो बुद्धि हो जाता है उसके बाद, भैया हमारे पास पीने को पानी नहीं मिल रहा है, हमारा पूरा का पूरा नदी गायब हो गया है, कल को वो पहन के अरे इंडिया में तो कुछ मिल ही नहीं रहा, नहीं चाहेंगे ना आप कभी। तो हमें विजडम से काम लेना है, बस बड़ नहीं करना है, सोच समझ के शांति से दिमाग लगा के काम करना है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, ट्रांजिशन जो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए करना है, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, आपसे बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।